जय हिंद साथियों, मैं अनूप कुमार आपका अपने YouTube चैनल जय काव्य एकेडमी पर स्वागत करता हूं। एक बार फिर मैं आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं मनोविज्ञान के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों को लेकर, जिसमें हमने मनोविज्ञान के इतिहास के साथ साथ शिक्षा की प्रक्रिया भी पढ़ा और शिक्षा को किस तरह से मनोविज्ञान के अंतर्गत समाहित किया गया इसके बारे में मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया। अब आज देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ मनोवैज्ञानिकों या जो दर्शन शास्त्र से संबंधित मनोवैज्ञानिक थे या जो मनोवैज्ञानिक थे, सिर्फ मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने परिभाषाओं के रूप में किस रूप में शिक्षा को एक प्रस्तुत करने का कार्य किया है। तो आइए देखते हैं। इसमें बच्चा पहला है, शंकराचार्य के अनुसार, ये भी दार्शनिक ही थे, ये कहे थे कि सा विद्या या विमुक्त है। मतलब इन्होंने कहा था कि सा विद्या या विमुक्त है। इसका अर्थ यह होता है कि विद्या वह है जो हमको मुक्ति दिलाती है। इनके कहने का यह अर्थ था। मतलब अब इनके एक शब्द में बहुत बड़ी बात छिपी हुई है कि बिना विद्या के मुक्ति संभव नहीं है। इनका ये भी कहने का मतलब है कि विद्या के माध्यम से ही व्यक्ति क्या पा सकता है, मुक्ति पा सकता है। अगला देखिए, स्वामी विवेकानंद के अनुसार इन्होंने कहा व्यक्ति में पूर्व निहित पूर्णता का वह अभिव्यक्ति ही क्या है, शिक्षा है। मतलब किसी व्यक्ति में या बालक में जो भी योग्यताएं या कह सकते हैं ज्ञान निहित है, उसका वह प्रदर्शन या वह अभिव्यक्त करना ही क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। अगला देखिए, हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या कहा था, शिक्षा का अर्थ अंतर्निहित शक्तियों का बाह्य जगत से समन्वय स्थापित करना है। इन्होंने कहा था शिक्षा का तात्पर्य या शिक्षा का अर्थ हमारे अंदर जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उनके माध्यम से बाह्य जगत से संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। जैसे अगर हमारे अंदर शिक्षा है तो हम किसी समाज के किसी भी वर्ग में जाएंगे तो वहां के साथ हम क्या कर लेंगे, अपना समन्वय स्थापित कर लेंगे या सामंजस्य स्थापित कर लेंगे। हमको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि तुरंत ही वहां की बोलचाल हाव भाव को देख के हम समझ जाएंगे अगर हमारे पास ज्ञान है तो। अगला आते हैं, जॉन डीवी। शिक्षा व्यक्ति की योग्यताओं का विकास है जो किसी परिस्थिति में नियंत्रण रखने की योग्यता को प्रदान करती है। शिक्षा व्यक्ति की योग्यताओं का विकास है जो किसी परिस्थिति में व्यक्ति को नियंत्रित रखने की योग्यता प्रदान करती है। मतलब कोई भी परिस्थिति हो, व्यक्ति क्या हो, नियंत्रित हो। किसी परिस्थिति में व्यक्ति को नियंत्रित करने या नियंत्रण रखने की योग्यता को प्रकट करती है या प्रदान करती है। मतलब व्यक्ति की अंदर अगर अच्छे से शिक्षा उन्होंने ग्रहण की या शिक्षित व्यक्ति है तो वह कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने आप को नियंत्रित कर सकता है। अगला आते हैं, अब देखिए शिक्षा का मनोवैज्ञानिक अर्थ जो मनोवैज्ञानिकों ने कहा है। यहाँ पे शिक्षा का दार्शनिक अर्थ था, मतलब दर्शन शास्त्रियों के हिसाब से था। अब देखिए इसमें आते हैं पेस्टोलॉजी क्या कहते हैं, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस और प्रगतिशील विकास है। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस और प्रगतिशील विकास है। स्वाभाविक का मतलब व्यवहारिक, समरस का मतलब समान रूप से, और प्रगतिशील मतलब निरंतर बढ़ते रहने वाला क्या है, विकास है। क्योंकि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति क्या करता है, स्वभाव में बदलाव लाता है और एक दूसरे के प्रति समरसता लाता है या बोलचाल में समरसता लाता है और ऐसे ही क्या करता है, आगे बढ़ता रहता है जिसका प्रगतिशील होता है। फ्राबेल के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी शक्तियों को बाहर प्रकट करता है। मतलब कह सकते हैं कि फ्राबेल ने यह कहा था कि शिक्षा वह है जो किसी व्यक्ति के अंदर जो शक्ति है उसका वह प्रदर्शन है। मतलब जो भी उसके अंदर ज्ञान है, अगर उसका वह प्रदर्शन वो सही तरीके से कर पा रहा है तो वह शिक्षा है। जैसे मैं साइकोलॉजी आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं इसके बारे में जानता हूँ, इसीलिए मैं आपको समझा पा रहा हूँ या आपको बता पा रहा हूँ। तो मेरे अंदर जो मनोविज्ञान का ज्ञान है
उसको मैं बाहर रूप दे रहा हूं या बाहर क्या कर रहा हूं, प्रदर्शित कर पा रहा हूं आप लोगों के सामने। आइए अगला है जेम्स ड्रेवर के अनुसार। जेम्स ड्रेवर क्या कहते हैं, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को परिवर्तित किया जा सकता है। देखिए बहुत बेहतरीन है बच्चा, बहुत बेहतरीन परिभाषा है, बहुत इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। कई एग्जामों में पूछा था, अभी तो इससे पहले जो पीजीटी टीजीटी वाला हुआ था ये परिभाषा तो रिपीट की थी, पीजीटी में भी पूछा था और टीजीटी में भी पूछा था। ठीक है बच्चा, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन्होंने कहा शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के चरित्र को भी आप बदल सकते हैं, उसके व्यवहार को भी परिवर्तित कर सकते हैं, या जो भी उसके अंदर कमियां हैं उसको भी क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, और उसको एक अच्छा इंसान बनाने की तरफ किसी भी प्रक्रिया के रूप में उसको अपना सकते हैं। तो देखिए इनके माध्यम से ये लोग अपने अपने मतों को स्पष्ट करके शिक्षा को परिभाषित करने का प्रयास किया, क्योंकि इनको जिस तरह से लगा कि ऐसे शिक्षा की प्रक्रिया होनी चाहिए, उन लोगों ने अपने अपने मतों को क्या किया बच्चा, दिया। तो आइए देखते हैं अब शिक्षा वास्तव में, मैंने शिक्षा का कल वर्गीकरण किया था कि शिक्षा जो है संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु और अ प्रत्यय से मिलकर बनी है, जो आंग्ल भाषा में एजुकेशन कहते हैं, और लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से मिलकर एजुकेशन बना है, और एजुकेटम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, ई और ड्यूको। इसका मतलब होता है अंदर से, ड्यूको का मतलब बाहर की ओर। आइए देखते हैं अगला आपका इसमें देखिए बच्चा, हमको पढ़ना क्या, शिक्षा। क्या पढ़ना है, शिक्षा। शिक्षा में एक, जैसे कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षा को बताया था कि शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया, शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, और सामाजिक रूप में तीन तत्वों को लेकर चलती है, ऐसे करके। तो आइए देखते हैं। जैसे एक आते हैं मनोवैज्ञानिक एडम्स, मनोवैज्ञानिक आते हैं एडम्स। यह कहे थे कि शिक्षा दो बिंदुओं पर आधारित होती है। पहला बिंदु क्या था, पहला बिंदु इन्होंने माना था शिक्षार्थी। क्या माना था बच्चा, शिक्षार्थी। और दूसरा बिंदु क्या माना था, पहला बिंदु शिक्षार्थी और दूसरा बिंदु क्या माना था, शिक्षक को माना था। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने कहा था कि जो शिक्षार्थी होता है बच्चा, जो शिक्षार्थी होता है वह किसके गाइडेंस में सीखता है, शिक्षक के गाइडेंस में सीखता है। तो इन्होंने बताया कि शिक्षा एक प्रकार से द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, और इस द्विध्रुवीय प्रक्रिया में इन्होंने शिक्षार्थी को और शिक्षक को प्रमुख माना था शिक्षा के क्षेत्र में। वहीं जॉन डीवी की बात करते हैं, इन्होंने भी कहा था कि शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। बच्चा कंटेंट बेहतरीन दे रहे हैं, अगर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कि पीजीटी टीजीटी के लेवल में ये सब सारी चीजें पूछी हुई हैं, इसलिए मैंने पहले सारी चीजों का एनालिसिस किया है, इसलिए मैं उस लेवल पे ही पढ़ा रहा हूँ, ताकि पीजीटी टीजीटी में भी मनोविज्ञान का कवरअप हो सके, और टीईटी और सीटीईटी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। इसमें पीजीटी और टीजीटी वाले बच्चे भी अच्छा कर सकते हैं इसको देख के कम समय में। तो आपको अगर बढ़िया कंटेंट मिल रहा है तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों से भी करवाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। और अगर कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो चैनल मतलब वीडियो को लाइक भी करें, और दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो अपने मित्रों के पास आप पहुंचा सके। आइए बच्चा देखते हैं।
जॉन डीवी ने भी कहा था शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है। इसमें इन्होंने शिक्षा को ग्रहण करने के लिए इन्होंने दो चीजों को रखा था। एक रखा था मनोवैज्ञानिक तत्व, मनोवैज्ञानिक, और दूसरा रखा था सामाजिक। अब देखिए मनोवैज्ञानिक में क्या था, तो मनोविज्ञान का जो नियम थे, मनोविज्ञान के नियम और सिद्धांतों पे आधारित था। क्या था बच्चा? मनोविज्ञान के नियम और सिद्धांतों पे आधारित था। और समाज में जो समाज के द्वारा बच्चा सीखता है, समाज के द्वारा या समाज के पर्यावरण में जो भी चीजें बच्चा सीखता है, जैसे अगर इसकी बात करें तो पहला इसमें आ जाएगा क्या, विद्यालयी पर्यावरण। अब जैसे आ जाएगा पारिवारिक पर्यावरण या वातावरण भी इसको कह सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको कि सर समाज के पर्यावरण में क्या है, वातावरण लिखना चाहिए। तो बात वही है, पर्यावरण से ही तो वातावरण का निर्माण होता है। तो बात वही है, समाज का पर्यावरण कह लीजिए या वातावरण कह लीजिए, विद्यालयी वातावरण और पारिवारिक वातावरण। तो इससे बच्चा क्या करता है, सीखता है समाज के नियमों को और सिद्धांतों को। और इन्होंने कहा था जॉन मनोविज्ञान में जो नियम और सिद्धांत, मतलब जिस तरह से बच्चे को सिखाया जाए और बताया जाए, उसके अंतर्गत बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है, किसको बच्चा, बालक को जो शिक्षा दी जाती है, वह शिक्षा अर्थपूर्ण एवं प्रभावी होती है। अर्थपूर्ण एवं प्रभावी होती है। ठीक है बच्चा, ये बात कहते हैं कि मतलब मनोवैज्ञानिक विधियों और सामाजिक विधियों का प्रयोग करते हुए जब हम किसी बालक को शिक्षा देंगे तो वह शिक्षा प्रभावपूर्ण एवं प्रभावी होगी या अर्थपूर्ण और प्रभावी होगी। ठीक है बच्चा, आगे आते हैं हर वक्त, ये इनका नाम रायबर्ग। ठीक है बच्चा, आगे आते हैं इसके बाद रायबर्ग। देख लीजिए इसको, अगर जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है। आगे चलते हैं फिर, चलिए बच्चा आगे आते हैं। अब बात आती है किसकी, अब बात आती है रायबर्ग की। देखते हैं उन्होंने भी क्या कहा। रायबर्ग इन्होंने कहा शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। ठीक है बच्चा, तो क्या कहा रायबर्ग ने, शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। मतलब त्रिध्रुवी कैसे हुई, तो देखिए कैसे हुई। जो शिक्षा होती है इसमें शिक्षा प्रमुख एक केंद्र बिंदु तो है ही। सारी परिभाषाओं में शिक्षा क्या है बच्चा, केंद्र बिंदु है, क्योंकि शिक्षा की ही बात हो रही है। इसमें क्या था, इसमें शिक्षार्थी तो था ही, शिक्षार्थी और शिक्षक भी है, लेकिन इसमें एक चीज इन्होंने और जोड़ दिया। क्या इसमें जोड़ दिया बच्चा, पाठ्यक्रम को जोड़ दिया। देखिए इन्होंने कहा कि जो शिक्षा है किसको दी जा रही है, शिक्षा आप लोग जानते हैं कि बालक को शिक्षा दी जा रही है। बालक, ये बात दिमाग में रहे कि बालक की बात हो रही है। इन्होंने कहा कि जो बालक को हम शिक्षा दे रहे हैं, तो जब तक उस बालक के उम्र के या समय के अनुसार हम उसके पाठ्यक्रम को निर्धारित नहीं करेंगे, तो हम उस बालक को शिक्षा किस प्रकार दे पाएंगे या किस प्रकार वह शिक्षा सार्थक हो पाएगी। जब तक पाठ्यक्रम सुनिश्चित ना होगा, तब तक न ही मनोविज्ञान की विधियां काम आएंगी और न ही सामाजिक विधियां काम आएंगी या सामाजिक वातावरण काम आएगा। तो इन्होंने जो ये 3 घटक बताए शिक्षा को ग्रहण करने के लिए, तो उसमें शिक्षार्थी होगा, शिक्षक होगा और पाठ्यक्रम होगा।
ऐसी पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षक के गाइडेंस में या शिक्षक के मतलब निर्देशन में शिक्षार्थी क्या करेगा बच्चा, शिक्षा ग्रहण करेगा। मतलब पाठ्यक्रम को एक महत्वपूर्ण तत्व बताया, एक महत्वपूर्ण तत्व बताया। किसने बताया बच्चा, रायबर्न ने। पूछ सकता है आपको कि कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने दिए गए शिक्षा के जो ध्रुव बताए थे या त्रिध्रुव बताए थे उसमें पाठ्यक्रम को क्या बोलते हैं कि एक मुख्य बिंदु के रूप में या उस पाठ्यक्रम पे जोर दे के बात कहा था, तो वो रायबर्न होंगे। या कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो अपने शिक्षा की जो प्रक्रिया दिए थे उसमें पाठ्यक्रम को महत्वपूर्ण तत्व मानते हैं, तो रायबर्न होते हैं। यही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, घुमा के उसको पूछना है, इधर उधर घुमा घुमा के पूछेगा, जिससे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है। तो ये बच्चा अभी हम पढ़े कि शिक्षा जैसे 3 मनोवैज्ञानिकों का आता है नाम। जैसे आपका पहले पढ़ा है एडम्स, जिन्होंने कहा द्विध्रुव प्रक्रिया है। उसमें उन्होंने क्या कहा, शिक्षा को केंद्र बिंदु माना और उन्होंने कहा इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी होगा। जॉन डीवी पे बात आती है, इन्होंने भी कहा कि शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया है, ये सही है, लेकिन जो शिक्षा है वह कैसे दी जा सकती है, तो इन्होंने कहा मनोवैज्ञानिक विधियां और सामाजिक विधियों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं बच्चा, शिक्षा दे सकते हैं। आगे आके रायबर्न आते हैं। रायबर्न ने कहा नहीं, शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षा केंद्र बिंदु होगी और उसमें शिक्षार्थी होगा, शिक्षक होगा और पाठ्यक्रम का होना अति आवश्यक है, या शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम एक महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है। आइए आगे देखते हैं क्या होता है। अब देखिए शैक्षिक तकनीकी के अनुसार, शैक्षिक तकनीकियों के अनुसार बताया गया कि शिक्षा जो है, शिक्षा बात वही है, बस घुमा फिरा के बातें की गई है, लेकिन हम जान लेते हैं शिक्षार्थी हो जाएगा बच्चा और इधर क्या हो जाएगा, शिक्षक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिक्षक हो जाएगा। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व, अगले में क्या था, पाठ्यक्रम था, और इसमें क्या है, सीखने सिखाने की परिस्थितियों की बात करता है। क्या करता है, सीखने सिखाने की परिस्थितियां। बेहतरीन बात है इसमें। शैक्षिक तकनीकियों के अनुसार उन्होंने कहा कि जो शिक्षा है या जो बालक क्या कर रहा है, शिक्षा को ग्रहण कर रहा है, वह देखिए क्या कैसे ग्रहण करेगा। जो सीखने सिखाने की परिस्थितियां हैं, देखिए सीखने सिखाने की परिस्थितियां जो है वह बालकों के क्या होनी चाहिए, अनुकूल होना चाहिए। ऐसे कह सकते हैं कि जो बालक को सीखने सिखाने वाली परिस्थितियां हैं या जो भी स्थितियां हैं वह बालकों के बिल्कुल सुगम्य और सुग्राह्य होने चाहिए, जिससे बालक अधिक से अधिक क्या करे, चीजों को या वस्तुओं को सीख सके। क्लियर है बच्चा इतना? और ये किसके अनुसार, शैक्षिक तकनीकियों के अनुसार या शैक्षिक तकनीकी विधियों के अनुसार कहा गया। तो सीखने सिखाने की परिस्थितियां बताई गई कि किस किस परिस्थितियों में बच्चा को सीखना चाहिए। जैसे में परिस्थितियां कैसी हो सकती हैं, एक सुव्यवस्थित विद्यालयी वातावरण ये आ जाएगा। प्रारंभ समय में परिवार का संयोजित वातावरण, देखिए ध्यान दीजिए शब्दों पे, ऐसे करके आ जाएगा। जैसे पास पड़ोस का सुगम वातावरण,
मतलब वह परिस्थितियां बालक को बच्चा ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें बालक जरा भी हिचकिचाहट महसूस ना कर पाए सीखने के क्रम में। तो बालक क्या करेगा, ज्यादा सीखेगा और बेहतर ढंग से सीखेगा। आगे आते हैं बच्चा, अब देख लेते हैं कि शिक्षा का कार्य क्या है, शिक्षा किस किस तरह से महत्वपूर्ण है या क्या क्या कार्य कर सकती है। जैसे शिक्षा आपके राष्ट्रीय जीवन में महत्वपूर्ण है, सामाजिक जीवन में है, मानवीय जीवन में है। जैसे शिक्षा राष्ट्रीय जीवन में, क्या बच्चा, राष्ट्रीय जीवन में, सामाजिक जीवन में, और बच्चा क्या आ जाएगा, मानवीय जीवन में, मानवीय जीवन में। ये चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। टीजीटी पीजीटी के लिए तो एकदम बच्चा बहुत बेहतरीन महत्वपूर्ण है। और अन्य महत्वपूर्ण कार्य, जैसे अन्य में आ जाएगा, मैं बताऊंगा आपको बच्चा, एकदम घबराने की जरूरत ही नहीं है। अन्य महत्वपूर्ण कार्य, ठीक है। देखिए अब क्या, शिक्षा का मतलब क्या है, मैंने पहले ही बताया, मनोवैज्ञानिकों ने भी कुछ अपने तत्वों में ये चीज से आप अवगत हो ही गए होंगे कि शिक्षा का मेन मोटिव होता क्या है, समाज का एक बेहतरीन समाज का निर्माण करना। और पहले समाज और की बात छोड़िए, पहले सबसे बड़ी बात कि शिक्षा जो है पहले एक स्वयं किसी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है। और जब व्यक्ति को एक बेहतरीन पर्यावरण या बेहतरीन विकास मिलता है तो उससे क्या होता है, सुंदर समाज का निर्माण होता है। और जब सुंदर समाज का निर्माण होता है तो वही सुंदर समाज से मिलकर क्या होता है, एक सुंदर राष्ट्र का निर्माण होता है, या कह सकते हैं एक बेहतरीन देश का निर्माण होता है। यही चीजें हैं। जैसे राष्ट्रीय जीवन में आप बात आ जाएगी देशभक्ति की बात आ जाएगी। देशभक्ति की मतलब आप देश, जो हमारे देश में चीजें हैं उसके अनुरूप आप कार्य न करें। मतलब जैसे कि हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं उनका उल्लंघन ना हो पाए। देखिए बात लिखा है ना, राष्ट्रीय जीवन में इसका क्या महत्व है, आखिरकार राष्ट्रीय जीवन की ही बात हो रही है ना। तो इसमें क्या सोचने वाली बच्चा है, क्या सोचने वाली बात है। देखिए राष्ट्रीय जीवन की जब बात हो रही है, इसमें जैसे कि जो हमारे संवैधानिक जो अधिकार हैं वह सभी को समान रूप से मिले, या कह सकते हैं जो राष्ट्रीय नीतियां हैं बिना भेदभाव की सभी को उसका लाभ मिलना चाहिए, लाभ मिले। यह राष्ट्रीय जीवन में महत्व है बच्चा। अगर आप शिक्षित हैं, बेहतरीन इंसान है शिक्षा के दृष्टि से, या शिक्षित हो चुके हैं, आपके पास बहुत ज्ञान है, समाज का ज्ञान है, तो आप समाज के इन सभी मानदंडों को जो आज के डेट में सिर्फ वर्ण या जातियों तक सीमित होकर रह गए हैं, सभी मानदंडों को परे रखते हुए आप सबके लिए, पूरे समाज के लिए या पूरे देश के नागरिकों के लिए एक बेहतरीन सोच का निर्माण करेंगे, एक बेहतरीन तकनीकियों का निर्माण करेंगे, सभी को समान अवसर उपलब्ध कराएंगे। यह महत्व है शिक्षा का राष्ट्रीय जीवन में। आइए अब आते हैं बच्चा, सामाजिक जीवन में क्या महत्व है। देखिए सामाजिक जीवन में क्या महत्व है इसका। शिक्षित होने से हम समाज के सर्वमान्य गुणों का अनुसरण करते हैं और करवाते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं बच्चा, समाज में एक मान्य गुण, मान्य व्यवहार होते हैं, एक मान्य व्यवहार होता है
और दूसरा क्या होता है अमान्य व्यवहार। अमान्य व्यवहार मतलब जो सामाजिक दृष्टि से जो सामाजिक दृष्टि से नकारात्मक है वह क्या बच्चा अमान्य व्यवहार है। सॉरी, यह अमान्य और यह मान्य व्यवहार है। ठीक है बच्चा, जो सामाजिक दृष्टि से नकारात्मक है, नकारात्मकता से परिपूर्ण है, जैसे जिसमें अपराध आ जाता है बच्चा, अपराध आ जाता है, अपशब्दों का समाज में प्रयोग आ जाता है, अनादर आ जाता है, जैसे कि कई वरिष्ठ लोग बैठे हैं, उनकी आप रिस्पेक्ट वैल्यू नहीं दे रहे, उनका आप अनादर कर रहे हैं, ये सारे क्या होते हैं समाज के अमान्य व्यवहार है, नकारात्मक व्यवहार में आते हैं बच्चा। नकारात्मक व्यवहार में ये भी पूछता है समाज के कौन से दो तत्व हैं, तो एक है सकारात्मक व्यवहार और एक है नकारात्मक व्यवहार, या कह सकते हैं एक है मान्य व्यवहार और एक है अमान्य व्यवहार। इसमें जो मान्य व्यवहार है समाज के सभी सर्वमान्य गुणों का अपने अंदर समाहित कर लेना, तभी तो आप समाज में खड़े हो पाएंगे, तभी तो आप समाज की व्यवस्था को समझ पाएंगे कि यह समाज हमारा किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, या आपका समाज अलग है, आपके समाज की संस्कृति अलग है, आपके समाज का खान पान अलग है। तो आप जब दूसरे समाज में जाएंगे, जब आप दूसरे समाज में प्रवेश करेंगे तो उनकी अलग संस्कृति होगी, उनके खान पान अलग होंगे। तो आप जब तक शिक्षित नहीं होंगे तो समायोजन करने में अपने समाज से और उनके समाज से जाकर समायोजन करने में आपको बहुत कठिनाइयां महसूस होंगी, या समायोजन शायद ना ही कर पाए। लेकिन आप शिक्षा की दृष्टि से जुड़े हैं और शिक्षा लिए हैं, एक बेहतरीन सोच रखते हैं, तो आप जाके समाज में क्या करेंगे, बेहतर से उसका समायोजीकरण कर लेंगे। आगे आते हैं अन्य महत्वपूर्ण कार्य में। जैसे अन्य महत्वपूर्ण काम में आ जाता है बच्चा समाज सेवा। ठीक है, और कह सकते हैं गरीबों की मदद करना, ये भी है, ये भी शिक्षा का ही महत्वपूर्ण अर्थ है बच्चा, ये भी। क्योंकि जब आपके अंदर शिक्षा ही नहीं होगी तो आपके अंदर, मैं तो मानता हूं कि संवेदना ही खत्म हो जाएगी, आप फर्क ही नहीं समझ पाएंगे कि हमें करना क्या चाहिए और किसके लिए करना चाहिए। तो ये दो चीज महत्वपूर्ण हो जाती है मानवीय जीवन में। शिक्षा सुंदर चरित्र का निर्माण करती है, ये महत्वपूर्ण है, सुंदर चरित्र का निर्माण में भूमिका निभाती है। किसी भी व्यक्ति के अंदर दया की भावना अपने संस्कृतियों का संरक्षण आ जाता है बच्चा। क्या आ जाता है, अपनी संस्कृतियों का संरक्षण आ जाता है। ऐसे बहुत हैं मानव जीवन में, अगर बात करें 10-12 पॉइंट लिखते चले जाएंगे, सारी चीजें मानव जीवन से संबंधित है जो शिक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये बच्चा रहा आज का आपको शिक्षा की दृष्टि से। देखिए आज बेहतरीन क्लास है, ये इसलिए है बच्चा कि आपको सभी जगह ये चीजें नहीं मिलेंगी, सभी लोग इस तरह से समझा नहीं पाएंगे। और ये जो टीजीटी पीजीटी वाले बहुत सारे बच्चे परेशान थे, बहुत सारे बच्चों का ये भी आ रहा था कि सर टीजीटी बेस्ड और पीजीटी बेस्ड कंटेंट लेकर आइए। मैं लेकर उपस्थित हूँ बच्चा, बिल्कुल लेकर उपस्थित हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और इससे सबसे बड़ी बात है कि जब ये लेवल हाई है तो टीटी और सीटीटी विद्यार्थियों के लिए तो और बेहतरीन अवसर है कि आप एक ही साथ कई परीक्षाओं की, चाहे वो ऊपर लेवल की हो या
प्राइमरी लेवल की या माध्यमिक लेवल की, बेहतरीन धार दे सकते हैं अपनी पढ़ाई को। तो बच्चा अगर कंटेंट बेहतरीन लग रहा है तो आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं, अपने मित्रों से, अपने दोस्तों को भेजकर, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग जान पाएं, और लोग हमसे जुड़ पाएं और हमारी पढ़ाई के तरीकों को देख पाएं कि हाँ कंटेंट बेहतर है कि नहीं है। ठीक है बच्चा, और सेशन पसंद आता है तो जरूर लाइक करें, और जो भी आपको डाउट होता है आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख दें, या जो भी दिक्कत है वो अपना आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो बस इतना ही आज के लिए बच्चा, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपको इसी जुनून और इसी जज्बे के साथ, और आप एकदम पढ़ते रहिए, बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए, सफलता आपसे ज्यादा दूर नहीं, बहुत ही पास है। तो जय हिंद बच्चों, जय काव्य एकेडमी, जय।